शाजी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी का जोश आई है और आज ही उन्होंने कहा है कि एनडीए के बड़े सारे जो दल हैं, लोग हैं, वो हमारे संपर्क में हैं और छोटी सी चूक से ये सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान पर क्या है जवाब आपका शाजी जी? चित्रा जी, जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। भ्रम की अवस्था में लगातार रहने वाले राहुल जी को समझना होगा कि जो झूठी जो दुकान चला रहे हैं झूठे मोहब्बत की, उसमें कब तक ये खुशफहमी, गलतफहमी और ये भ्रम का चूरन वो बेचेंगे। उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा और अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी बाकायदा तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है। तो ख्याली पुलाव वो जितना भी बना ले, लेकिन वो देखें घर में क्या हो रहा है। और मुझे लगता है लगातार भ्रमित रहने से उनकी मनस्थिति पर ऐसा असर हो रहा है कि उनको लग रहा है कि वाकई में जो असलियत है, यानी कि एनडीए की सरकार अभी है जो निरंतर तौर पर काम आगे भी करेगी, तो उसको पूरी तरह से वो दरकिनार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, खुशफहमी अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन इस हद तक भ्रम फैलाएंगे। आज देखिए जयराम रमेश का क्या ट्वीट है, उत्तर प्रदेश में मकानों को तोड़ा जा रहा है। अब कौन से मकान है वो अवैध रूप से बनाए हुए मकान है, बल्कि 1800 लोगों को पक्का सरकारी आवास दिया गया है। ठीक है। तो मतलब झूठ कितना चलेगा। फेक नैरेटिव का जो माया जाल हम देख रहे थे ना कि किस तरह से खटाखट फटाफट सब होगा, ऐसे करते रहेंगे तो सफाचट हो जाएंगे। प्रदेश को लेकर तो बड़ा जोश आई है ना, दोनों लड़कों ने कमाल कर दिया है। हाँ, 37 सीटें सपा ने, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है 80 सीटों में से, तो उसके बाद तो जोश आई है ना विपक्षी दलों का। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। इतने दिनों बाद खुशखबरी मिली है, जाहिर है इंसान अब जश्न मनाएगा, लेकिन क्या पूरी तरह से एक और काल्पनिक रियलिटी में रहेगा, एक ऑल्टरनेट रियलिटी में? सच तो देखे, एक सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी जी नाम है उनका, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। एनडीए सरकार पूरी मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ बाकायदा सरकार में शामिल है। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और देखिए, अपने कार्डर्स को आप कुछ बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वायनाड को जिस तरह से इस्तेमाल करके फेंका है, मुझे लगता नहीं है कि वो कोई अच्छी बात है और पार्टी के लिए कोई बहुत ही कमाल की अलामत है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी से मैं जवाब ले लेती हूं, उसके बाद और सवालों के साथ आपके पास आऊंगी। घनश्याम तिवारी जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 2024 में हो गया कमाल उन लोगों के लिए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और वो कह रही है कि जोश के साथ होश रखना भी बहुत जरूरी है दोनों पार्टियों को। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, इस चुनाव के बाद क्या निकल के आ रहा है। चुनाव के बाद देश के छात्र आंदोलित हैं, क्योंकि 24 लाख छात्रों का मनोबल नीट की परीक्षा की अनियमितता और लीक ने तोड़ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक सरकार के रूप में और पार्टी के रूप में छात्रों के साथ नहीं खड़ी है, वो उन धांधली वालों के साथ खड़ी है जिन्होंने ये मनोबल तोड़ा है। नीट के बाद आज की इस जीत के बाद आज भी किसान आंदोलित है। जिस तरीके से किसान को 2000 रुपए देकर के भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट रही है, क्या देश का किसान नहीं देखता कि उस 2000 रुपए से दो महीने का सिलेंडर भी नहीं आता है। रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, न किसी ने इस्तीफा दिया, सिर्फ रेलवे मिनिस्टर अपना पीआर कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जो सरकार को पता ही नहीं है कि कितने दिन टिकेगी, सिर्फ वही सरकार गैर जिम्मेदार रह सकती है। तो ये सच है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी के बीच में नहीं बोल रहा। उनकी बात हो जाए प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए, फिर आप अपनी बारी में बोलिएगा। प्लीज उनकी बात हो जाए, एक बार बोलिए। ये सरकार सिर्फ इसलिए गैर जिम्मेदार है कि इसके पास ये किसी भी विषय की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसको पता नहीं है कब साइकिल से इन्हें उतार दिया जाएगा। टीडीपी का चुनाव सिंबल साइकिल है, कब वो लोग इनको अपनी साइकिल से उतार देंगे और पूरी सरकार गिर जाएगी, इन्हें नहीं पता। क्या कब जो नीतीश कुमार जी जिनकी तस्वीरें आई, कब उनका तीर इनके ऊपर लग जाएगा। उनके पीठ में 10 साल से एक खंजर खोप रहे हैं। हाँ। यहाँ पे जेजेपी के प्रवक्ता हैं। जेजेपी को आप कह सकते हैं जस्ट जंग पार्टी, जिसको अभी अभी इन्होंने बिल्कुल समाधि में डाल दिया है। जो एनडीए है वो एक ऐसा डिजास्टर है। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ अलायंस करती है उसको सफाचट कर समाप्त कर देती है। ऐसे में एक सरकार जो छात्र किसी वजह से आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शाहज़ेद जी, आप जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। बाकी लोगों को जेजेपी को लेकर, चूंकि उन्होंने सीधे सवाल दागे हैं, इस वजह से प्रतीक सोम जी आप इस पर जवाब दे दें।
वो कह रहे हैं कि समाधि में डाल दिया है बीजेपी ने जेजेपी को हरियाणा में। देखिए, समाधि में डालना तो कांग्रेस की जो आज हालत है हरियाणा के अंदर, जो 5 सीट भी जीत कर आए हैं, कांग्रेस इस भ्रम में है कि वो राहुल गांधी के नाम पे नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे जीत कर आए हैं। और इस पुत्र मोह के अंदर जो महिलाओं का, जो दलितों का जो अपमान किया जा रहा है, कुमारी शैलजा जी जो एक महिला सांसद चुनकर आई है, उनके ऊपर अटैक तक हुआ है उनकी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। जो किरण चौधरी जी ने आज रिजाइन किया है, उनकी परिवार की हरियाणा कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा वफादारी रही, लेकिन पुत्र मोह के अंदर दलितों का अपमान किया जा रहा है, जो महिलाएं हैं उनकी अनदेखी करी जा रही है। सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि आज हरियाणा में कोई नहीं, सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे हैं। ये कहीं से भी जो ये भ्रम है, ये 2024 के चुनाव में जनता इनका तोड़ेगी। और जो ये अपमान कर रहे हैं महिलाएं और दलित, ये एक साथ मिलकर जब वोट करेंगे तो ये पुत्र मोह का जो भ्रम है वो जरूर टूटेगा। जहां तक घनश्याम तिवारी जी ये कह रहे हैं कि हमको समाधि में लगा दिया गया, ये तो आने वाले रिजल्ट बताएंगे घनश्याम जी कि किसने किसको समाधि में लगाया है। जब 2019 के चुनाव हुए थे तब भी हमारे लिए ये पता नहीं चल पा रहा है ना प्रतीक सोम जी कि कहां पे खड़े हैं। अब किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से, बीजेपी में जाने से आप लोग खुश हो रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना कि कहां पर खड़े हैं आप लोग। कहां खड़े हैं? हाँ। हरियाणा में सिर्फ 2 पार्टी है, बीजेपी और जेजेपी, जो 10 के 10 लोकसभा के ऊपर जिन्होंने चुनाव लड़ा। घनश्याम जी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो 10 के 10 सीटों पे उम्मीदवार भी नहीं उतारे। ठीक है। तो ये जो टाइम है वो टाइम बहुत जल्दी चेंज होता है। 2019 में हमने अपना लोहा मनवाया था और अब 2024 के 4 महीने बाद चुनाव है, ये पता लग जाएगा कि कौन समाधि में लगा है और कौन नहीं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। ढींगरा साहब, मतलब 0 से 5 पर आ गई कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, उसके बावजूद आपके बड़े नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थाम रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ढींगरा साहब। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज जो हालात हैं प्रदेश में, उसमें आपको मैं बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हुआ ये है कि जो किरण चौधरी जी हैं और जो श्रुति चौधरी हैं, क्योंकि एआईसीसी का एक फरमान था, एआईसीसी ने यह कहा कि जो 2 बार हारा हुआ कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो सीधे शब्दों में तो उनकी टिकट जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से गई। हरियाणा का तो रोल कहां है उसमें? और जहां तक ये जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये तो नोटा से लड़ाई लड़ रहे थे अपनी, इनका तो आधार ही कहां है? जिन्होंने नोटा के साथ लड़ाई लड़ी है वो टीवी पर बैठकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, जो किरण चौधरी जी हैं, इनके तार जो हैं, जिस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर, और जो कैंडिडेट थे उस समय जो तार थे बीजेपी के साथ जुड़ चुके थे इनके, किरण चौधरी जी के। और वो कैंडिडेट को हराने का, अजय माकन जी जो हमारे कैंडिडेट थे हरियाणा में, राज्यसभा के उम्मीदवार थे, उनको हराने का काम जो है उस समय किरण चौधरी जी ने किया था। 30 कैंडिडेट थे, हमारे विधायक थे, उसमें से 29 वोट पड़ी थी। एक जो वोट नहीं पड़ी थी, इतनी बड़ी नेता है हरियाणा की, वो दुखी है इस फैसले से। किरण चौधरी जी ने किया वो नहीं चाहती कि किरण चौधरी उधर जाए। और यहाँ पर किरण चौधरी ने जो आरोप लगाए हैं, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि अगर देखिए, वो पूर्व सीएम बंसीलाल के परिवार से आती हैं, आप उनको इस तरह के आरोपों से, यकीनन कांग्रेस पार्टी का ये अधिकार है, लेकिन आप सुन लीजिए क्या किरण चौधरी ने कहते हुए कांग्रेस छोड़ा है। वो कह रही है, मैं कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता रही हूं, बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, सालों से मैं देख रही हूं कि हरियाणा के अंदर पार्टी एक व्यक्ति सेंट्रिक बनकर रह गई है, जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े, उन नीतियों पर चले। और लगातार इसका वो कह रहे हैं कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और कोई भी बराबर पर आने वाला हो तो उसको खत्म कर दिया जाता है। भूपेंद्र हुड्डा पर ये निशाना साध रही हैं, ये बातें कहते हुए ढींगरा साहब। लेकिन शैलजा जी तो ना खुश हैं, वो इनके जाने से खुश नहीं है। टिकट काट, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। टिकट काटी है एआईसीसी ने, हुड्डा साहब पे निशाना साध रहे कैसे? तो ये सच जब टिकट एआईसीसी ने काटा है, सुनिए, बोलिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, आपने बुलाया, मेरी बात सुनिए, पूरी होने दे। मैं ये कह रहा हूं, आज खट्टर साहब ने एक बात और कही है
खट्टर साहब ने कहा है ये शरीर कांग्रेस में था, इनका मन जो है वो अब बीजेपी में था। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं आज। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये असल में जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसी दिन बीजेपी के साथ तार जुड़े थे। और बीजेपी यही, सुनिए बीजेपी यही काम पूरे देश में करती आई है। गोवा के अंदर हुआ। 10 सेकंड दीजिए। नहीं, आप लगातार वही बात बोल रहे हैं। आप भाई साहब आप लगातार वही बात बोल रहे हैं। आप बताइए आपने उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर आपको लग रहा था कि राज्यसभा के चुनाव के वक्त अरे भाई इस तरह की क्रॉस वोटिंग हो रही है तो आपने क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया? ये बात आपने पहले क्यों नहीं कही? और या तो आप सच बोल रहे हैं या कुमारी शैलजा जी सच बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है बाकायदा। उनका जवाब ले लेते हैं मलूक नागर साहब। रशीद की बहुत बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। हम बोलिए ढींगरा जी। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप पहले मेरी बात पूरी होने बीजेपी दें। की प्रवक्ता मैं ये है, वो कह रहा सवाल हूं, पूछ रही हैं आपसे। इनका शरीर था कांग्रेस में। हाँ मालूम है मुझे, सुन लिया मैंने शाजिया जी का सवाल, लेकिन सुनिए, इन्होंने कहा कि उनका, खट्टर साहब कह रहे हैं शाजिया इल्मी तो हरियाणा की है नहीं ना। मैं आपको बता रहा हूं, खट्टर साहब जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल। उन्होंने खुद अपने वक्तव्य से कहा है कि इनका शरीर जो है वो था कांग्रेस में, मन इनका जो था वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। आपके पास कहां जवाब है इसका? मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं एक मिनट रुके। मेरे 2 सवाल है। अरे रुकिए, आप रुकिए, बर्खास्त क्यों नहीं किया? आप रुकिए, मैं आप सच बोल रहे हैं या कुमारी शैलजा? इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। सवाल आप बाद में लीजिएगा, अपनी बात को बार बार सुन। इसीलिए ये देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती। अपनी ही बातों में फंस क्यों रहे हैं? ऐसे डिबेट नहीं होती। जवाब ले लेते एक हैं, करके बोले, कैसे डिबेट होती है? ठीक है, आप जवाब बताइए, आप लोग भी जवाब दें। ठीक है, ओके, मेरी बात पूरी होने के बारे में। शाहजा जी आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब ले लेते हैं प्लीज, अब जवाब ले लेते हैं। बर्खास्त कर देते ना, ये बात तो सच है ढींगरा साहब। बोले ना आप, अगर कोई भी आपकी पार्टी के खिलाफ जा रहा है तो उसको बर्खास्त कीजिए, उसको सिर माथे पर बिठाने की क्या जरूरत है? एक सेकंड, जब उनको उनकी टिकट कटी तब वो एआईसीसी की मेंबर थी और उनको बताया गया था कि आपको टिकट नहीं मिल रही। उन्होंने उस समय रिएक्ट क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने रिएक्ट आज क्यों किया? क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए। आपसे पूछता हूं क्यों नहीं रिएक्ट किया उन्होंने? आपको मैं ये कहता हूं, बीजेपी सरकारें तोड़ने का काम करती है। गोवा में क्या किया, अरुणाचल में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया? अरे सुनिए ना, सुनिए मध्य प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में क्या किया? ये बीजेपी का काम है, ये बीजेपी का, सुनिए, गलत। बीजेपी का काम है सरकारें तोड़ना। शाजिया इल्मी जी, बीजेपी का काम है सरकारें तोड़ना। बीजेपी का प्रोपोगंडा है सरकारें तोड़ना। बीजेपी का प्रोपोगंडा है सरकारें तोड़ना। तिरस्कार करना कांग्रेस का काम है। बीजेपी का काम है सरकारें तोड़ना। मैं कह रहा हूं आपको, फिर ही नेताओं को बदनाम करना कांग्रेस का काम है, उनको जलील करना। आपने सारे के सारे नेताओं के साथ लगातार ही क्या है, ये जो आप जलील करते हैं, ये जो आप बदनाम करते हैं, जो दुष्प्रचार आप करते हैं अपने ही नेताओं का। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को भी चर्चा में लेकर आते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमारे साथ आरएलडी के महासचिव भी जुड़े हुए हैं। मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, उसके बाद किदवई जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मलूक नागर साहब, आरएलडी को लेकर जाट वोटरों को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से की गई। अब उसी किरण जी को लाकर माना जा रहा है कि जाट जो 22% है हरियाणा में, जो नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, उसका असर भी देखा किस तरह से उसको 5 सीटों का नुकसान हुआ, उसको साधे जाने की कोशिश है। आपको लग रहा है कि इसके जरिए मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हरियाणा में? और दूसरी तरफ ढींगरा जी आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये बीजेपी का काम ही है सरकारें तोड़ना। देखिए चित्रा जी, ये हरे रंग का पट्टा आरएलडी का नल का निशान, ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, देश के किसानों की फसल का रंग हरा, चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी जो काफी दिन से थोड़ा इधर उधर थे, उनको एक प्लेटफार्म मिला है पूरे देश स्तर पे। हरियाणा भी उसी में है और हरियाणा में चौधरी चरण सिंह जी की बहुत तकड़ी पकड़ थी और मुझे ये उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह जी की सोच और विचार जो अधूरे उनके काम थे
वो चौधरी जैन जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद में साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में काम करेंगे। हरियाणा भी उसी का एक हिस्सा है। उसी क्रम में जो वहां के लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ छोड़ करके भाजपा एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। अभी चित्रा जी, अभी एक परंपरा नई देखने को मिलती है। जो भी प्रवक्ता आते हैं पार्टियों के, वो सवालों का जवाब देने के बजाय आपसे सवाल पूछते हैं। खैर एनीवे, अभी आप पीछे ये कह रहे थे कि 2 लड़कों ने यूपी में कमाल करा। देखिए, एक लड़के नहीं करा, अखिलेश जी नहीं। ये तो अखिलेश जी का सहारा लेके थोड़े शुरुआत हुए और अभी तकब्बुर इतना आ गया है। चुनाव लड़े थे, 6 सीटें जीत ली है अमेठी रायबरेली समेत। आपको कांग्रेस का कमाल नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल। ये देखिए चित्रा जी, ये वही है जिसके कंधे पे चढ़ के 6 जीती 17 में से। अभी 2 महीने पहले कह रहे थे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के चुनाव में, अरे छोड़ो अखिलेश पखिलेश कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरा कंफ्यूजन है, आकलन सही नहीं है। कितना ही भी जोर लगा लो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मैंने 5 साल लगातार देश की पार्लियामेंट में चित्रा जी बिल्कुल बराबर में बैठ के सारे नेताओं को, कांग्रेस के को देखा है, एमपी के जो कांग्रेस के एमपी उनको देखा है। किसानों के मुद्दे होते हैं, जब खुद हम लोग भी वहां पे बात कर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, अपनी बात रख रहे होते हैं। इवन भाजपा के लोग भी कुछ जो एमपी हैं वो भी सलाह दे रहे होते हैं कि इसमें अमेंडमेंट में ये कमी ऐसे करा जा सकता है। इनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं वहां। इनका नेता सदन कभी चीड़ी मार कहता है, तो पहले कम लोग थे ना, अब तो 99 के स्ट्रेंथ है कांग्रेस पार्टी के अकेले। मलूक साहब, पहले तो आपको कम दिखाई देते थे, अब तो 99 के साथ जा रहे हैं ना। चित्रा जी, अगर 99 है तो ये देश का भी सौभाग्य है, कांग्रेस का भी सौभाग्य है। नहीं तो दुर्भाग्य था देश का, दुर्भाग्य था कांग्रेस का कि इनका प्रतिपक्ष नेता ही नहीं था। उसकी जो एलिजिबल कंडीशन है 10% मिनिमम पूरे हाउस के, जो 55 एमपी 54.40 जो 55 एमपी चाहिए थे। पहले में 2014 से 19 में 44 थे, फिर 52 थे। इनका नेता ही प्रतिपक्ष नहीं था। ये करेंगे क्या? अभी विपक्ष का नेता ही डिक्लेयर नहीं कर रहे। इधर से प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो गया, सारे मंत्री डिक्लेयर हो गए, काम शुरू कर दिया, अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार हो गया। अभी प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं बना पाए और स्पीकर में जाके टांग फांसने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन था क्या? आप कह रहे हैं कि इधर से प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूं जो ये अभी अपना नेता प्रतिपक्षी तय नहीं कर पाए। ठीक है, एनडीए इतनी आगे चल रही है, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली, और अभी ये नेता प्रतिपक्षी तय नहीं कर पाए हैं। ये कंफ्यूजन का सबसे बड़ा निशान है, जो इनको 10 साल के बाद ये मौका मिल रहा था कि नेता प्रतिपक्ष अपना बना रहे थे।